अस्सलामुअलैकुम। नावल मूरद अस्कलम महनूर जहरा बाब 3 फरेबकार किस नंबर 3। ड्रेसिंग रूम में अगरबत्तियों की खुशबू जैसे फैलना शुरू हो गई। ठंड के बावजूद वानिया का दिल चाहा कि स्वेटर उतार दे। उसे दिल अपने कानों में धड़कता महसूस हुआ। खाला अम्मी की बातें उसे किसी कहानी का हिस्सा लग रही थी, पर उनके लहजे की मजबूती वानिया का दिल दहला रही थी। भला इस दुनिया में साहिर कहाँ से आने लगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या बातें कर रही हैं खाला अम्मी। आप डरा रही हैं मुझे घर चलना चाहिए। खौफ से हकलाते हुए वानिया ने अल्फाज अदा किए और शाहताज के पास से गुजरना चाहा कि शाहताज ने उसे कंधों से पकड़कर अलमारी के पट से उसकी पुश्त लगाई। शाहताज के चेहरे पर मकरू सी मुस्कुराहट और हिरनी जैसी आंखें सब्ज आंखों में गाड़ रखी थी। वो नर्म मुस्कुराहट वाली खाला कहाँ गायब थी? वानिया आंखें फैलाए उनके नए रूप को देख रही थी। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या हो। खुद को पहचानो। तुम्हें किन किन खूबसूरत तोहाइफ से नवाजा गया है, तुम्हें पता लग जाए तो। उन्होंने आंखें बंद की। तुम शाही नहीं बल्कि एक मजबूत वानिया हो। तुम ताकत हो। पैसा और ताकत दोनों पैरेलल चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसके पास दौलत हो उसी के पास ताकत भी हो। अलबत्ता मैं और तुम दौलत और ताकत हैं। हम अपने दौलत और ताकत को यकजा करेंगे। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी एक ऐसे ही महल में रहो जहाँ मैं रहती हूँ? तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि लोग तुम्हारे इशारे के मुंतज़िर रहें। तुम जिसे चाहे तबाह कर दो, सिर्फ इस खौफ से लोग तुम्हारी दोस्ती के ख्वाह हों। तुम कहर बन जाओ उनके लिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हों। तुम वो हीरा हो वानिया जिसे तराशने की ज़रूरत है, और मैं तुम्हें तराश सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तराश खराश, उससे बमुश्किल आवाज़ निकाली। काश वो मुंतहा आपी जितनी बहादुर होती। उससे तो 2 कदम भी नहीं हिले जा रहे थे। वो बस यकटक लरसते वजूद के साथ शाहताज की आंखें देख रही थी। शाहताज ने उसके कंधे छोड़ दिए और सीधी खड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी और तुम खुद मेरे पास आओगी। मैं खाला हूँ तुम्हारी, मुझे ख्याल है तुम्हारा। ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा कि तुम वजीहा की मौत देख चुकी हो। अपने चेहरे पर एक लट को कान के पीछे उड़सते शाहताज मुस्कुरा दी। शाहताज की बातों में छुपी धमकी ने वानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैला दी थी। मुझे घर जाना है, आप ड्राइवर से कहें कि मुझे घर छोड़ दे। शाहताज ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कदम आगे बढ़ाए। वानिया मरे कदमों के साथ उनके पीछे आने लगी। चक्करदार सीढ़ियां उतरकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ रवा थी कि उसे अपने पीछे गजाला की आवाज़ आई। शाहताज मुड़े बगैर दरवाज़ा पार कर गई। कहाँ जा रही हो वानिया? रुक जाओ, खाना खाकर जाओ। गजाला चलते हुए वानिया के ऐन सामने खड़ी हो गई। वानिया सफ़ेद चेहरा लिए उन्हें देखने लगी। हाँ, रुक जाओ वानिया, अभी नूर स्कूल से आने वाली है, बहुत याद करती है तुम्हें, मिलकर जाना। खंसा भी अपनी सास के बराबर में खड़ी हो गई। वानिया ने बारी बारी दोनों का चेहरा देखा और फिर कोई बहाना गढ़ने लगी। वहीं ऊपर वाले पोर्शन में हमदान के कमरे की बैरूनी बालकनी में खड़ी गूंगी अब आहिस्ता आहिस्ता वाइपर चला रही थी, जैसे वो किसी सोच में गुम हो। वो शाहताज और वानिया की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। उसके सांवली रंगत वाले चेहरे पर सोच की लकीरें थीं। वो जानती थी शाहताज एक मफाद परस्त औरत है और अपने मफाद के लिए अब वो न जाने वानिया को कैसे इस्तेमाल करेंगी। ये तो वक्त बताएगा। कराची में अलबत्ता धूप अपने जोबन पर बरस रहा था। मौसम जून जैसा गर्म नहीं था, पर पहाड़ी इलाकों जितना सर्द भी नहीं था। नैब के दफ्तर के सामने बने पार्किंग लॉट में एक सफ़ेद करोला खड़ी थी। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा शख्स फाइल्स उठाए, ब्लैक सूट पहने अपनी गाड़ी के नज़दीक आया। लॉक खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर कफ वाली शलवार कमीज पहने शख्स ने दरवाज़ा बंद किया और बैठ गया। उसके सर के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले थे। आंखों पर नज़र का चश्मा लगा रखा था। कैसे हैं अब्दुल आला साहब? उन्होंने मुस्कुराती नज़रें ड्राइविंग सीट पर बैठे हैरान परेशान से आदमी की तरफ मोड़ी। मुझे मुगीस बलोच कहते हैं, जिन पर आजकल आपने रिसर्च शुरू की है। सोचा कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। आपके ऑफिस आना मुनासिब नहीं समझा। घर में बीवियां और बेटियां हैं। देखिए, हम भी बेटियों वाले हैं, पर्दे का ख्याल रखते हैं। अब्दुल आला ने दांत पर दांत जमाए खुद पर जब्त किया था। तो यही मामला तय कर लेते हैं। देखें, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, एक आम और पुरअमन शहरी हूँ। पुरअमन शहरी।
अब्दुल आला ने सर झटक कर नज़रें स्टीयरिंग व्हील पर जमा दी। वो आप क्या है, कोई डायरेक्टर वायरेक्टर हैं नैब के? मैं ओहदा भूल जाता हूँ असल में। आप मेरी गाड़ी से उतरें, कुछ दिनों बाद आपकी गिरफ्तारी है, वारंट जारी होंगे तो आ जाइएगा, उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा। गाड़ी बड़ी पुरानी है आपकी। गाड़ी के अंदर नज़र दौड़ाते हुए मुगीस बलोच ने तबसरा किया। क्या चाहिए आपको? आपकी मुआवनत। किस चीज़ में? केसेस ख़त्म करने में। नहीं कर सकता। अब्दुल आला ने चेहरे का रुख मुगीस की तरफ मोड़ा। मुझ पर पैसे या ताकत का रोब मत डालिएगा। जानता हूँ कि आप सियासतदान रहमान चांडियों के साले हैं और आप असर और रसूख इस्तेमाल कर लेंगे, पर मैं किसी प्रेशर में नहीं आने वाला। मैं तो चाहता था कि मामला अच्छे से हल हो जाते, बातचीत करके। मुगीस ने अपने घुटने पर बायां हाथ रख। बातचीत करके? अब्दुल आला का खून उबल पड़ा। पाकिस्तान को खा गए आप जैसे लोग और हम सेटलमेंट करें? आपने डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर होते हुए घराना हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट में जितना गबन किया है, आपको हिसाब देना होगा। लूटी हुई रकम तो वापस करनी होगी मुगीस बलोच, अब्दुल आला ने चबा चबा कर कहा। मुगीस बलोच घुटने पर उंगलियां हारमोनियम पर चलाने के से अंदाज में चलाते मुस्कुरा रहे थे। जानते हैं पाकिस्तान में ये सॉफ्ट ड्रग्स का ओनर कौन है? इतने बड़े बिजनेस का बड़ा कौन है? आप उतरिए मेरी गाड़ी से, बल्कि मैं उतर जाता हूँ। अब्दुल आला ने बिना असर लिए अपने साइड का दरवाज़ा खोला। सो आप मामला ख़त्म नहीं करेंगे? अब्दुल आला दरवाजे से निकलते निकलते रुके। उनका एक पाँव गाड़ी से बाहर कच्ची ज़मीन पर था और एक गाड़ी के अंदर। मुगीस की नज़रें उनकी पुश्त पर थीं। मैं कोई अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, न ही पक्का नमाजी हूँ। वो अब मुड़े और नज़रें मुगीस की नज़रों में गाड़ी। मगर मैं अंधा नहीं हूँ, ना होना चाहता हूँ। किसी दाना आदमी ने कहा था कि अगर बसारत ख़त्म हो तो दिन और रात में फ़र्क ख़त्म हो जाता है, मगर अगर दिल अंधा हो जाए तो हक़ और बातिल में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मुगीस के लब मुस्कुराहट में डले, सर नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट हंसने में बदल गई। अब्दुल आला उस पर एक नागवार निगाह डालकर गाड़ी से बाहर निकल आए। दोपहर के वक्त सड़क पर बहुत गहमा गहमी थी। स्कूल वैन्स का शोर, रेडी बांध की हाँकें, इस वसी सफ़ेद दीवारों और सफ़ेद टाइल्स वाले साफ सुथरे फ्लैट में बने अमेरिकन तर्ज पर बने किचन में मुंतहा खड़ी सॉस ग्रिल पैन पर सेक रही थी। गर्दन तक आते लॉन्ग बॉब की छोटी सी पोनी बनाए, रफ सफ़ेद शर्ट पहने, ट्राउज़र पहने वो बेजार नज़र आ रही थी। किचन का हाल साफ नहीं था। सिंक में रात के बर्तन पड़े थे और शेल्फ पर सैंडविच की तैयारी का फैलावा था। वो रात ही कराची पहुंच गई थी। जब यास्मीन घर पहुंची तो मुंतहा अपने बेडरूम में सो रही थी। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। मुंतहा किचन में खड़ी और यास्मीन जमाई लेती अपने कमरे से निकली। घुंघराले बालों का ढीला सा जोड़ा बनाया, रफ सी नाइट शर्ट पहने बाहर आई। मुंतहा को देखकर वो ठटकी। उसकी यास्मीन की तरफ पुश्त थी। कैसी हो? यास्मीन किचन में उसकी पुश्त की तरफ बने काउंटर की तरफ आई और टेक लगाकर बोली, कैसी होंगी मैं? मुंतहा ने गहरा सांस भरा और झुक कर चूल्हे के नीचे बने दराज से प्लेट्स निकालने लगी। ऐसी लड़की जिसके घर में माँ का अब हर वक्त ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा हो, अब्बा मुरझा गए हों और घर खंडर लगे, वो ठीक नहीं होगी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। उसने प्लेट शेल्फ पर रखी तो टकराने की आवाज़ पैदा हुई। क्यों तानी? क्या किया है तुमने? यास्मीन ने अफसोस से उसकी पुश्त देखी, जो शेल्फ पर दोनों हाथ रखे सर झुकाए निडर मुंतहा से मुख्तलिफ निढाल वजूद लग रही थी। मैं अम्मी, अब्बा मियाँ और अपनी छोटी बहन को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ कर आई हूँ। मैं उस घर को छोड़ कर आई हूँ जहाँ मौत के सन्नाटे हैं, सिर्फ इस बंजर ज़मीन से निकलने के लिए, क्योंकि मेरा दिल वहाँ खाली होता जा रहा था। अपने आप को मसरूफ़ करने की वजह से यहाँ आई हूँ। इस सब में गलत। यास्मीन की बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि अपार्टमेंट की बेल बजी। यास्मीन, मैं देखती हूँ, कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। किचन के नज़दीक बने लाउंज को पार करके उसने दरवाज़ा खोला तो हैरत ने उसका घेराव किया। हैरान तो किचन में खड़ी मुंतहा भी हुई तो जो ज़र्रार जुल्फ़िकार को खड़े देखकर सीधी हो गई। क्रीम कलर की शर्ट पहने, कफ मोड़े बाल हमेशा की तरह साइड की मांग निकाल कर जेल से सेट किए, वो जेब में हाथ डाले खड़ा था। अलबत्ता जब शो में बैठता था तो कफ लिंक्स हमेशा लगे होते थे। मैं आए कमिन? ज़र्रार ने मुंतहा पर एक नज़र डालकर यास्मीन से पूछा। यास्मीन ने जी कहकर उसे रास्ता दिया। मुंतहा ने ग्रिल पैन से सॉसेजेस एक प्लेट में निकाले और अब एक बाउल में कटे बंद गोभी पर मायोनीज का पैकेट खोलकर डालने लगी। लाउंज में रखे
वन सीटर सोफे पर टांग जमाकर वो इस तरह बैठा कि उसका रुख मुंतहा की तरफ था। यास्मीन उसके ऐन सामने बैठी और उनके बीच में गोल शीशे का मेज था। लाउंज में मर्दाना परफ्यूम की महक फैलना शुरू हुई। यास्मीन से बात हुई मेरी। उन्होंने रात को ही टेक्स्ट कर दिया था कि आप आ चुकी हैं कराची। मुंतहा के हाथ थमे, चेहरा हल्का सा तिरछा करके उसने यास्मीन को देखना चाहा जो पहलू बदलने लगी। मुंतहा ने चेहरा वापस मोड़ा और मायोनीज का पैकेट शेल्फ पर रखकर फ्रिज की तरफ मुड़ी। मेरी रिसर्चर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आऊं और ताज़ियत करूं। ये वैसे भी वर्क एथिक्स के खिलाफ नहीं है, उन्होंने मुंतहा की पोस्ट को देखते हुए कहा जो फ्रीज से चीज़ और टमाटर निकाल रही थी। बड़ा वर्क एथिक्स का पता हो जैसे। मैंने आपकी ताज़ियत कबूल की। वो वापस मुड़ी और शेल्फ पर दोनों चीज़ें रखी। शेल्फ के एक तरफ ब्रेड रखा था जिसे उठाकर उसने ब्रेड स्लाइसेस प्लेट में रखी। यास्मीन कभी एक नज़र जर्रार पर डालती और दूसरी नज़र मुंतहा पर। चाय लेंगे? मुंतहा ने रुककर सर उठाकर जर्रार को देखा। यास्मीन ने तसल्ली बख्श सांस खारिज की कि अभी उस लड़की में इंसानियत बाकी है। बिल्कुल, चाय बगैर चीनी के और सैंडविच बगैर चीज़ के, उसने मज़े से स्पार्ट चेहरे के साथ कहा। यास्मीन ने हवनको की तरह जर्रार को देखा जबकि मुंतहा ने आबरू उचकाकर जर्रार को देखा। रेस्टोरेंट आए हैं क्या? सर हिलाकर मुंतहा ने ब्रेड स्लाइसेस पर मायोनीज से भरा बंद गोभी फैलाया, उस पर टमाटर रखे, 2 ब्रेड स्लाइस पर चीज़ स्लाइस और तीनों ब्रेड पर सॉसेजेस रखे। जर्रार अब सोफे की पुष्ट पर हाथ फैलाया उसको काम करते हुए देख रहा था। अपार्टमेंट में नामहसूसी खामोशी थी। केतली में दूध गर्म करके मुंतहा ने दूध 3 प्यालियों में डाली और टी बैग्स उनमें रखती। एक ट्रे में चाय की प्यालियाँ और चीनी के जार रखकर किचन काउंटर से मुड़कर जर्रार और यास्मीन के बीच में रखी। मेज़ की तरफ बढ़ी। यास्मीन ने जल्दी से किचन काउंटर से सैंडविचेस की प्लेट उठाई। जर्रार के बाएं तरफ रखे काउच पर मुंतहा बैठकर अब अपनी चाय में चीनी डालकर मिक्स कर रही थी। मैं वजह नहीं पूछूंगा कि कैसे वफात हुई। यकीनन ये एक इंतहाई तकलीफदेह सवाल होता है और इसका जवाब देते हुए घर वाले इस तकलीफ को एक बार फिर रिलीव करते हैं। जर्रार ने आगे बढ़कर आगे रखी प्लेट उठाई जो इसी वक्त यास्मीन ने रखी थी। वह यहाँ बहुत हंसमुख लड़की थी। एक ही दफ़ा आई थी, यहाँ बहुत शरारती थी। मौत बहुत तकलीफदेह सफ़र होता होगा। वो कितनी छोटी सी उम्र में इस तकलीफ से गुजरी। यास्मीन की बात पर मुंतहा के चेहरे पर साया लहराया मगर वो खामोशी सैंडविच का लुकमा चबाती रही। बिल्कुल नहीं। जर्रार ने चाय का घूंट भरा और वापस मेज़ पर रखने के लिए झुकते हुए कहा, मौत से खौफजदा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है ये एक तकलीफदेह प्रोसेस होगा क्योंकि नो डाउट ये ज़िंदगी हसीन है और जितने भी साल आप यहाँ रह लिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, मगर हो सकता है इस दुनिया के दूसरी तरफ आसानियाँ हो, रूह का निकल जाना इतना भी तकलीफदेह ना हो। आपने मौत को एक्सपीरियंस किया है? मुंतहा ने लहजे में तंज भरते हुए पूछा। यास्मीन ने सैंडविच से भरे हुए मुंह से चाय की चुस्की लेकर मुंतहा के तासुरात देखे। एक तो उसे हर वक्त अखाड़े में दूसरे बंदे को घसीटना क्यों पसंद है? नहीं। जर्रार ने चाय का घूंट भरकर अपने चेहरे को तासुरात जो पल भर में बदले थे छुपाना चाहा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रूह का कब्ज़ किए जाना आसान होगा? सिंपल सी बात है, वो इस दर्द से गुजरी है, मैं और आप नहीं। न जाने आखिरी लम्हात में वो क्या सोच रही होगी। मुंतहा का यकदम हर चीज़ से दिल उचाट हो गया। उसने गोद में रखी सैंडविच की प्लेट मेज़ पर वापस रखी। लाउंज में ऑकवर्ड सा माहौल हो गया था। प्लेट मेज़ पर रखते हुए जर्रार पैंट की शिकने दुरुस्त करता उठ खड़ा हुआ। उसे उठते देखकर यास्मीन प्लेट मेज़ पर रखकर उठ खड़ी हुई जबकि मुंतहा ने बैठे बैठे सर उठाकर उसे देखा। चलता हूँ मैं। वो मुंतहा पर नज़र डालकर मुड़ा। यास्मीन ने मुंतहा को उठने का इशारा किया और जर्रार के पीछे हो ली मगर मुंतहा उसी तरह बैठी रही कि एकदम जर्रार रुका और यास्मीन उसे टकराते टकराते बची। सैंडविच मज़े का था मगर चाय सीखने में आपको ज़रा वक्त लगेगा मिस मुंतहा आलम। हल्का सा मुस्कुराकर वह दरवाजे की तरफ मुड़ा। मुंतहा माथे पर बल डालकर उठी ही थी कि जर्रार दरवाज़ा खोलकर निकल गया और यास्मीन ने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके शुक्र का सांस खारिज किया। मुझे अब वाकई किसी मौलवी का फतवा चाहिए कि इसे कत्ल करना मुझे माफ़ होगा। एक तो ऑर्डर दिया कि ऐसे सैंडविच और चाय बनाओ और फिर नुक्स भी निकाल कर चला गया। क्या मैंने हाथ जोड़े थे कि मेरी हाथ की चाय पी लें? मुंतहा खड़ी ज़ोर ज़ोर से गुस्सा इजहार कर रही थी जबकि यास्मीन ने उसे देखकर तसल्ली बख्श सांस लिया कि वो ठीक हो रही है। ईशा की अजान हुए बहुत वक्त बीत चुका था। रात के वक्त खनकी बढ़ जाती थी। पोर्च में खड़ी सुर्ख मेहरान बारिश के बाइस भीगी खड़ी थी। बादल अब पीछे हट चुके थे और चांद अपना रास्ता बना चुकी थी। मुकद्दस बाजी ने गरम गरम आखिरी रोटी तवे से उतारी और वानिया को आवाज़ें दी।
वो अब डोंगे में मटर कीमा भर रही थी और वानिया किसी रोबोट की तरह किचन में आई और हॉट पॉट उठाकर डाइनिंग मेज की जाने बढ़ी। उसने घुटनों तक आता ऊनी स्वेटर पहन रखा था और नीचे जीन्स। जब से वो शाहताज के घर से आई थी वो बुझी बुझी सी थी, मगर घर में किसी ने नोटिस नहीं लिया था। मेज के गिर्द चारों अफराद विराजमान खामोशी से खाना खा रहे थे। मुकद्दस बाजी के दोनों बच्चे नाना अब्बू के बराबर में बैठे कोई बात कर लेते थे, वरना मेज पर ऐसी खामोशी थी कि सिर्फ लुकमा चबाने की आवाज़ आए। अम्मी चंद लुकमे जहर मार कर पी खा रही थी, वरना वजीहा के जाने के बाद अब वो न सलावातें सुनाती थी, ना ही वानिया का कमरा बिगड़ा देखकर उसे ठीक करने का हुक्म देती थी। वानिया का दिल जैसे किसी ने छीन लिया हो, उससे जुड़े तमाम एहसास जैसे सलब हो गए हों। आंसुओं का गोला हलक में अटका था कि उसने एक और निवाला लिया। खाला अम्मी ने उसका फ़ायदा उठाया था, उसके एहसास को इस्तेमाल किया था। वो जानती ही कि वानिया हमदान को पसंद करती और उन्होंने वानिया को जाल में फंसाया ताकि वो हमदान के कमरे में आए और वो उससे अपनी पसंद का काम करवाएं। उसका दिल चाहा कि मुकद्दस बाजी को सब बता दे, मगर उनका चेहरा देखकर वो रुक जाती थी। उसके साथ उस रात जो भी हुआ वो क्या था, वो कैसे जस्टिफाई करेगी। उस रात के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर झटक कर वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। अब दोबारा खाला अम्मी से वो कभी नहीं मिलेगी। वो झूठ बोलती हैं, मैं वानिया आलम हूँ, कोई साहिरा नहीं। रात कतरा कतरा पिघलती आइसक्रीम की तरह इस्लामाबाद की बासियों पर पिघलती रही। गीले चेहरे और कोहनियों तक मुड़े कमीज के बाजुओं को बराबर करते मुकद्दस बाजी बाथरूम से निकली। दीवार में नस्ब अलमारी से जाए नमाज उठाकर उन्होंने ज़मीन पर बिछाई और चेहरे का गिर्द दुपट्टा बांधते हुए उन्होंने एक नज़र बेड पर सोए मासूम बच्चों पर डाली। तहज्जुद की नमाज की नियत करके उन्होंने हाथ सीने पर बांधे। रात गहरी होती गई और अल्लाह की रज़ा के लिए ठंड को बुलाए मुकद्दस बाजी नमाज पढ़ती रहीं। वो तशहुद की हालत में थीं कि कोई उनके करीब ठंडे फर्श पर बैठ गया। सलाम फेरकर उन्होंने आंखें खोली तो उनके बाएं तरफ समस आंखों वाली लड़की पसे मुर्दा सी बैठी हुई थी। हमारी वानिया इतने ठंडे फर्श पर क्यों बैठी है? उठो। उन्होंने नरमी से वानिया के गाल पर हाथ फेरा और खिसक कर जाए नमाज पर वानिया के लिए जगह बनाई। वानिया को उनका हमारी वानिया कहना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, पर वो खामोशी से मुकद्दस बाजी के करीब बैठ गई। मैं बिल्कुल अक्लमंद नहीं हूँ ना, मैं बहादुर भी नहीं हूँ ना, मुझे आपकी तरह प्यारी बातें करना आती हैं। प्रेजेंटेशन के वक्त अगर सर सवाल करे तो मैं माऊफ हो जाती हूँ। मैं ना आप जैसी हूँ ना ही मुंतहा आप ही जैसी। उसके लहजे में उदासियाँ घुली हुई थी। वो अपने गोद में रखे पतली सफ़ेद उंगलियों को देख रही थी। तुम हमारे जैसी क्यों बनना चाहती हो? मुकद्दस बाजी ने हाथ घुटनों के गिर्द बांधे। क्योंकि मुझे वानिया नहीं पसंद, मुझे मुकद्दस बाजी पसंद है जो अक्लमंद है और किसी की बातों में नहीं आती। मुझे मुंतहा आप ही पसंद है जो किसी की परवाह नहीं करती। आपको याद है जब स्कूल में मुंतहा आप ही की लड़ाई हुई थी एक बच्चे के साथ, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी मुंतहा आप ही से डर लगता है। मैंने पर्चियों पर लिख कर उन्हें धमकियाँ दी थी। अब मैं सॉरी करता हूँ, क्या वो पर्चियाँ अब भी मुंतहा के पास हैं? और हम मुंतहा आप ही की उस लड़ाई के बारे में जानते थे क्योंकि मुंतहा आप ही ने वो पर्चियाँ पढ़वाई थी हमसे और हमने मिलकर खूब मजाक उड़ाया था उसकी धमकियों का। और मुंतहा की साइड धमकियाँ मैंने लिखी थी। मुकद्दस बाजी ने अपने कंधे से उसके कंधे पर ठोकर मारा तो दोनों हंस पड़ी। मुझसे उसने कहा कि वो पर्चियाँ उसे वापस कर दूँ। मैं इतनी बेवकूफ़, मुंतहा के कमरे की दराज से वो पर्चियाँ निकाल कर उसे अगले दिन दे दी और उसने एक मिनट न लगाया मुंतहा आप ही की लिखी पर्चियाँ प्रिंसिपल को पकड़ा दी। उसने जैसे अपना माथा पीटना चाहा। हाँ याद है मुझे, मुंतहा मैट्रिक में थी और मैं अम्मी की जगह स्कूल प्रिंसिपल से बात करने गई थी क्योंकि आपको बात संभालना आता है। मुंतहा ने चेहरे का रुख उनकी तरफ किया जो चेहरे पर नरम मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। और तुम्हें और वजीहा को क्यों अपने साथ लाई थी मैं प्रिंसिपल रूम? हालांकि 10 साल का बच्चा क्या कर लेगा, मगर मैं तुम्हें लेकर गई। वानिया बस यब तक उन्हें देखे जा रही थी। मुकद्दस बाजी ने अपना गर्म दायां हाथ उसकी गोद में रखे ठंडे बाएं हाथ की उंगलियों में फंसाया। वानिया की वजूद में यकलत तमानियत और गरमाइश एक साथ उतरने लगी। कमरे में सिर्फ बच्चों की भारी सांसों की आवाज़ें थी और उन दोनों की सरगोशियों में उभरने की आवाज़ें। ये बताने कि हम चारों एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ लें तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। मुझे उस लकड़हारे की कहानी हमेशा फैसिनेट करती है जब उसने लकड़ियाँ इकट्ठी अपने चारों बेटों को तोड़ने के लिए दी। जब वो चारों लकड़ियाँ यकजा हुई तो उनके बीच में कोई भी पर्दा या राज नहीं रहा था। लेकिन अगर खून के रिश्ते अपने राज छुपा लें तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है। जब चारों के चारों एक दूसरे की खूबियों और खामियों से वाकिफ होंगे तो कोई तीसरा आपकी कमजोरी को लेकर आप पर अटैक नहीं कर सकेगा। हम चारों क्यों मेरी शादी से पहले हर वीकेंड एक बैठक लगाया करती थी?
वानिया ने नम आंखों और हल्के होते दिल के साथ उन्हें देख रही थी, ताकि हम एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं, हमें एक दूसरे पर एतमाद हो और कहीं कोई तीसरा हमारी बहन की कोई ऐसी बात ना बता दे जो हमें पता ना हो। वानिया की उंगली से अपना हाथ निकालकर उन्होंने वानिया का हाथ थपका। कुछ कहना चाहती हो ना तुम? वानिया का दिल चाहा कि सब बता दे, मगर उसने सर झटका। अब कभी वो उस रात वाली कैफियत से नहीं गुजरेगी और ना वो शायद आज की बात पर कान धरेगी, तो बताने का फ़ायदा नहीं। मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस मैं वजीहा की वजह से अपसेट हूँ। वानिया ने उनके हाथ पर अपना दायां हाथ रखा। ऐसा ही होगा फिर? मुकद्दस बाजी ने एक बार फिर उसके झूठ का यकीन करना चाहा। अलबत्ता मुंतहा जैसा मत बनना। ये तो उसे थोड़ा बहुत अम्मी अब्बा का एहसास है, वरना क्या जान सीना होगा जो उसके सामने टिकेगा। मुकद्दस बाजी की बात पर वानिया दिल खोल कर हंसी। मुकद्दस बाजी नमाज के लिए दोबारा खड़ी हुई थी, तो वानिया भी उनके साथ ही खड़ी हो गई। बाजी, मुकद्दस बाजी ने रुककर उसे देखा, आप हमेशा मुझ पर यकीन रखेंगी ना? मेरा साथ देंगी? किसी के भी अल्फाज से पहले आप मेरे अल्फाज पर यकीन करेंगी? वानिया ने बड़े मान से उसे देखा। मुकद्दस ने मुस्कुराकर उसका शाना थपका। वानिया जवाबन मुस्कुराकर मुड़ी, तो मुकद्दस बाजी के माथे पर सोचों का जाल बन गया। यकीनन कुछ है जो उन्हें पता नहीं है और उन्हें पता होना चाहिए, किसी भी तूफान के आने से पहले। उस कमरे की बैरूनी बैल्कनी में कुर्सी पर बैठी वो झूलती हुई आंखें बंद किए खामोश थी। बाहर हड्डियों तक जमा देने वाली सर्दी थी, पर सिल्क की नाइट सूट पहने वो सर्दी से बेनियाज बैठी हुई थी। फर्श पर पानी सूख चुका था, डाई शुदा सुरमई बाल उनकी पुष्ट पर फैले हुए थे। मेकअप के बगैर उनका चेहरा जवाल का मंजर पेश कर रहा था। बुढ़ापा आ जाने की कहानी सुनाते हाथ एक दूसरे में पेवस किए उन्होंने पेट पर रखे थे। वो 17 साल की थी जब उनकी शादी वजीर रज़ाक से हुई थी। शाहताज के मुकाबले में वो एक मामूली शक्ल के हामिल इंसान थे, पर उनकी दौलत में उनसे ज़्यादा कशिश थी। उनकी शादी को वक्त गुजरता जा रहा था, मगर उनके यहाँ औलाद ना आने के आसार लग रहे थे। उनकी शादी के 1 साल बाद उनकी देवरानी ब्याह कर उस घर में आई और वो शादी के 6 महीने बाद ही हामला हो गई। घर में गजाला की अहमियत अपनी जिटानी से ज़्यादा हो गई। उनकी सास का झुकाव छोटी बहू की तरफ बढ़ चुका था। शाहताज के झूलने में इजाफा होता जा रहा था। हवा भी हल्की हल्की चलती, उनको छूकर भाग जाती, उनसे जहर की मानिंद बू आ रही थी। अफान रज़ाक की किलकारियों ने जहाँ उसके घर का सुकून तोड़ा था, वहीं शाहताज के दिल में वीरानियाँ आने लगी। उनकी छोटी बहन की भी गोद हरी हो गई थी, मगर वो अब तक खाली गोद थी। वज़ीर रज़ाक खुद से नहीं कहते थे, मगर वो जानती थीं कि उनके शौहर भी औलाद के ख्वाहिशमंद हैं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीत रहा था और उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। हर डॉक्टर ने शाहताज की रिपोर्ट को तसल्ली बख्श करार दिया था, तो कमी कहाँ थी? उनकी सास के वजीर की दूसरी शादी के मुतालबे पर जोर बढ़ चुका था। अपने शौहर के राज़ी करके जब उनका टेस्ट करवाया गया, तो गोया शाहताज के पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक गई थी। उनके शौहर बाँझ थे। गूंगी सफ़ेद टब लिए बालकोनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मालकिन के चेहरे पर तनाव था। तब मालकिन के पाँव के करीब रखकर वो अंदर मोड़ा लाने लगी और कुछ लम्हों बाद वो मोड़े पर बैठी मालकिन के पाँव नीम गर्म पानी में रख रही थी। सर पर दुपट्टा जमा, उसने सुर्ख पुराना सा स्वेटर पहन रखा था। वो सिर्फ शाहताज का काम किया करती थी। उसने शाहताज के दोनों पाँव, जो कि लंबी कुर्सी पर पड़े थे, उठाकर नीम गर्म पानी के टब में रख दिए। वो रात बहुत कड़ी थी जब शाहताज को ये मालूम हुआ कि उनके शौहर बाँझ हैं। वो जानती थी कि उनकी सास कभी भी अपने बेटे को बाँझ नहीं मानेंगी। शायद वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती और फिर शाहताज का क्या मकाम रह जाता। उसकी बहन, जो उससे सूरत में भी कमतर थी और माली हैसियत में भी, वो यकायक शाहताज से ज़्यादा मोतबर हो जाएगी। गजाला की अहमियत उससे ज़्यादा रहेगी और अगर वो यही रही तो उस घर में उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। इस जायदाद में और बिजनेस में उसका कोई शेयर नहीं होगा। रो रो कर उन्होंने ये कर्ब दिल में छुपा लिया था और ज़िंदगी के अगले 3 सालों में उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। गूंगी वहीं खामोश बैठी शाहताज को देखती रही। उसने माथे के दाएं तरफ सनी प्लास लगा रखा था। शाहताज अक्सर उससे बहुत अहम बातें कह जाती थीं, जो ये सोचकर वो गूंगी है, वो किसको जाकर बताएगी। और अब भी वो इसी इंतज़ार में थी कि शायद वानिया के बारे में शाहताज कुछ कहें। गूंगी, क्या तुम कभी शादी करोगी? शाहताज ने आंखें खोलकर गूंगी की तरफ देखा। गूंगी की आंखों में पहले हैरत दर आई और फिर वो शर्माकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने दुपट्टा सर पर ज़रा और आगे किया, फिर कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। और अगर तुम बांझ हुई तो क्या करोगी? गूंगी ने करंट खाने के अंदाज में सर उठाया। शाहताज दाएं गाल तले हाथ रखे उसे देखती रही। गूंगी ने कंधे झटके, जैसे उसे खुद भी मालूम ना हो कि वो क्या करेगी। और अगर तुम्हारा मर्द बांझ निकला तो?
गूंगी को अब उन पर शक होने लगा, कहीं ठंड दिमाग को तो नहीं लग गए। वो बिना जवाब दिए चंद सानियों उन्हें देखती रही और फिर उठकर अंदर की जाने बढ़ी। शायद आज वहीं अकेली बैठी रह गई। नीम गर्म पानी ठंडा होता रहा और हवा उनसे टकराती रही। समंदर का पानी साहिल से सर फोड़कर वापस चला जाता और फिर से शिद्दत से टकराने के लिए वापस आ जाता। आसमान पर गहरी काली चादर की तह लग चुकी थी जिस पर सलमा सितारे चमक रहे थे। समंदर के साये से जरा दूर डिस्पोजेबल कप्स में कॉफ़ी लिए मुंतहा और यास्मीन रेत पर बैठी हुई थी। न्यूज़ स्टूडियो में भी सबसे सलाम दुआ और ताज़ियत के बाद उसने किसी से बात नहीं की। मुंतहा ने सफ़ेद बटन शर्ट और ब्लू जीन्स पहने बालों को छोटी सी पोनी बना रखी थी। यास्मीन ने पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा था और घुंघराले बालों जो कि नूडल्स से मुशाबत रखते थे खुले छोड़ रखे थे। उसे हवा में बालों का उड़ना बहुत अच्छा लगता था। यास्मीन ने जीन्स की जेब थपथपाकर खुद को तसल्ली दी, ठीक है, ज़ॉम्बी महफूज है। बहुत खामोश हो तुम, यास्मीन ने बात का आगाज़ किया। मुंतहा घूंट कॉफ़ी पीती रही, चंद लटस के चेहरे को छूकर वापस चली जाती थी। मुझे पुरानी वाली मुंतहा चाहिए जो कहती थी कि मुंतहा आलम किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह के। यास्मीन ने उसी के अंदाज में ये जुमला दोहराया तो मुंतहा हंस दी। मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा रिकवर होने में। मैं एकदम से सब बुलाकर नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। या शायद अब कभी पहले जैसे नॉर्मल लाइफ ना गुजरे। अब शायद कुछ भी पहले जैसा ना हो। पहले जैसा हम बहनें सब शेयर करती थी अपनी बातें। उसने गहरे लेकर ढेरों आंसू अंदर उतारे। अब हमारा ग्रुप टूट चुका है। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है शफ़ी। तुम्हारी कोई बहन या भाई नहीं है, इससे तुम बहन की जुदाई की तकलीफ़ नहीं महसूस कर सकती। पानी एक बार फिर सर फोड़ने के लिए रवा था और हल्की हवा बहुत भली लग रही थी। ये जो एहसास होता है ना, तकलीफ़ इस सब से गुजरे होते हैं। कोई भी किसी इंसान को ये नहीं कह सकता कि तुमने फ़लाँ तकलीफ़ नहीं देखी इसलिए तुम मेरी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है कि नौयत मुख्तलिफ हो, मगर उस एहसास से सब गुजरे होते हैं। हर आजमाइश के साथ तकलीफ़ होती है क्योंकि आजमाइश हमें आजमाना होता है। तो किसने कहा है कि आजमाया जाना आसान होगा? हमें माल के खौफ से, औलाद के ज़रिए से, मौसम की शिद्दत से, वसाइल की कमी से आजमाया जाएगा। जिसको जो अजीज़ होगा उसको उसी के ज़रिए आजमाया जाएगा। यास्मीन समंदर के पानी को साहिल से टकराते देखते हुए महू अंदाज में बोल रही थी, इस बात से बेखबर कि मुंतहा उससे मुतासिर नज़र आ रही थी। हवा के सिरसराने के अलावा और कोई आवाज़ कान में नहीं पड़ रही थी। यास्मीन ने घबराकर चेहरा मोड़ा, कहीं मुंतहा चली तो नहीं गई, जबकि मुंतहा मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। क्या हुआ? यास्मीन ने चेहरे पर आई लट को पीछे हटाया। मुझे यकीन हो चला है कि तुम जो हर वक्त बानो कुस्सिया बनने की कोशिश करती हो वो एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। मुंतहा मुतासिर हुई। मुंतहा ने उसका शाना थपका। यास्मीन ने खश्म की निगाहों से उसे घूरा और कॉफ़ी के घूंट बढ़ने लगी। आपके महबूब यरगमाल कमाल के क्या हालात हैं? कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? मुंतहा वापस अपनी जोन में आ रही थी। यरगमाल ना तो कहो, यास्मीन ने बुरा मानते हुए कहा। कमाल यूनुस नाम है उसका। आजकल वो बिज़ी हैं सो बात नहीं हो पाती। ओह, तो तुम्हारा खाना कैसे हज़म होता होगा उससे बात किए बगैर? मुंतहा ने जैसे फिर से उसका मजाक उड़ाना चाहा। खैर, मुफ्त का मशवरा दे रही हूँ, हर किसी को नहीं देती, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। यास्मीन ने उसे नाराज़गी से घूरा। मैं मजाक नहीं कर रही, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड होता तो प्रपोज कर देता, इतने साल लटकाए ना रखता। जो मर्द सिंसियर हों वो डायरेक्ट निकाह की बात करता है, दोस्ती की नहीं। यास्मीन पानी को देखती घूंट घूंट कॉफ़ी पीती रही जैसे वो उस धोखे में रहना चाहती हो। हेलो लेडीज़, यास्मीन और मुंतहा ने मर्दाना आवाज़ पर पलटकर चेहरा मोड़ा। फारिस ब्लैक जीन्स पर ग्रे शर्ट पहने, आंखों पर गोल्ड ग्लासेस लगाए, मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ कैसे? यास्मीन ने हैरत से आईब्रो उठाया। मैं जानता था इस वक्त यहाँ साहिल पर ही मुझे आप दोनों मिल सकती हैं। मुंतहा से ज़रा फासला रखते हुए वो बैठा और घुटनों के गिर्द हाथ बांध लिए। आपसे ठीक तरह से बात भी ना हो सकी। आप कैसी हैं? मुंतहा की तरफ चेहरा मोड़े वो सवाल कर रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए उसके वजूद में सरशारी सी फैल जाती थी। मैं ठीक हूँ। मुंतहा ने कॉफ़ी का कप रेत पर रखते हुए कंधे झटके। क्यों ना कल आप दोनों मेरी तरफ आ जाएं, मेरी अम्मी और बहन बहुत खुश होंगी आप दोनों से मिलकर। उसे तो पहले ही बहुत इश्तियाक है मुंतहा से मिलने का। क्यों, ऐसे क्या किसे सुनाए मेरे? मुंतहा ने तफ्तीशी नज़रों से उसे घूरा। खुद उससे सुन लीजिएगा। फारिस ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। हवा के बायस उसके बाल बिखर कर उसके माथे पर पड़ रहे थे। मेरे बारे में कुछ नहीं बताया तुमने? यास्मीन को यकदम ढेर सारा दुख हुआ। हाँ, बताया था। फारिस ने सर खुजाया। उसे ज़ॉम्बीज़ वाली मूवीज़ बहुत पसंद है। मैंने उसे जब से कहा कि मैं तुम्हें एक सब ज़ॉम्बी से मिलवाऊंगा तुमसे ही,
वो बहुत एक्साइटेड है। टीनेजर्स इस एज में कुछ चीज़ों के लिए बहुत क्रेजी होते हैं। फारिस की शरारती नज़रें यास्मीन पर जमी थीं और वो दांत पर दांत जमाए हुए थी। अब तो छोड़ दी है इसने ज़ॉम्बी खाना। मुंतहा ने मुस्कुराकर अपनी दोस्त की वकालत की। क्या वाकई? फारिस ने मासूमियत से यास्मीन की तरफ देखा, जिसने गड़बड़ाकर मुंतहा को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाया। हवा उनके करीब से गुजरकर अब दूर होती जा रही थी कि उसे उन तीनों की आवाज़ें आना अब बंद हो गई थी। सुबह की सफ़ेदी हर जगह फैल चुकी थी। सूरज की गर्माइश ने मौसम को ठंडा गर्म बना रखा था। सब लिनन की फ्रॉक पहने, बालों को ऊंची पोनी बनाए, बैग कंधे पर डाले वानिया बिल्डिंग से ज़रा दूर सब्जे की तरफ आ गई। यहाँ कदर खामोशी थी। घर में अजीब सी वहशत थी, जैसे सब एक दूसरे से मुँह छुपा रहे हों। अगर किसी एक ने भी दूसरी की आंखें पढ़ ली तो वह सब खो देगा। दीवार से टेक लगाए टांगे फैलाए वाने ने गोद में किताबें खोल रखी थी, मगर वो फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे अपनी पूछ पर कुछ मर्दाना आवाज़ें आईं। लड़की गिड़गिड़ा कर कुछ मांग रही थी और लड़के शायद 2 लड़के थे, क्योंकि 2 मुख्तलिफ मर्दाना आवाज़ें थीं। वो बार बार इनकार कर रहे थे। वाने ने दीवार की ओट में रहते हुए आगे झुककर देखना चाहा। वो लड़की निहायत मुस्तरब हालत में थी। आंखों के गिर्द हल्के बदरंग होंठ, वो हाथ जोड़े कुछ मांग रही थी। 2 लड़कों में से एक की वानी की तरफ पुश थी, जबकि दूसरे का नीम रुख वाज़ह था। उसकी नज़र दीवार की ओट में छुपे वजूद पर पड़ी, जो शायद उसे देख चुका था और फौरन पीछे हो गया था। वानिया का दिल खौफ से लरजने लगा। जल्दी से किताब हाथ में पकड़कर और बैग कंधे पर डालकर वो तेज तेज चलना शुरू हुई। ए रुको! उसे अपने पीछे उसी लड़की की आवाज़ आई, मगर वो रुकी नहीं। इस ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था और हाथ अलग कांप रहे थे। आइंदा वो किसी सुनसान जगह पर नहीं बैठेगी, मगर उसने बहुत देर कर दी थी फैसला करने में। वही लड़का उसके एकदम सामने आया तो उसे रुकना पड़ा। उसका तनफ्फुस तेज हो चुका था। वो पीछे मुड़ी, मगर उस लड़के से टकरा गई। मेरा मिड है आधे घंटे में। उसने बामुश्किल थूक निकला। जाने दें। कब से बैठी थी वहाँ? हाँ, क्या क्या सुना? उसके दाएं तरफ खड़े लड़के ने आगे बढ़ते हुए कहा, जिसके दाएं आइब्रो पर कट का निशान था। कुछ भी नहीं। वो नफी सर हिलाते खुद में सिमटने लगी। कुछ तो सुना होगा ना, ग्रीन आइज? उसकी बाएं तरफ लड़के ने उसका बाजू पर उंगली फेरी तो वानिया ने फौरन से हाथ में पकड़ी किताब से उसके हाथ पर जोरदार ज़रब लगाई। वो हाथ को दूसरे हाथ में पकड़ता दर्द से कराते गालियां बकने लगा। वानिया का तनफ्फुस तेज हो चुका था और वो खुद को इस वक्त कमज़ोर तरीन लड़की महसूस कर रही थी, जो चल खड़ी अपना दिफा करना भी नहीं जानती थी। चलो साथ, चलो फिर। इस दाएं आइब्रो पर कट वाले लड़के ने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए उसे सब्जे से गुजारने लगा। छोड़ दो प्लीज़। खौफ से उसकी आंखें छलक पड़ी। वो बराबर मुज़ाहमत करने लगी। दूसरा लड़का वानी के पीछे पीछे था। प्लीज़, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती तड़पती मछली लग रही थी। वो मुसलसल चीखती चिल्लाती अपना बाजू छुड़ाने की तगोदो कर रही थी। उसे घसीट कर कदरे सुनसान जगह पर लाया गया, जहाँ यूनिवर्सिटी की दीवारें थीं और बहुत सी झाड़ियाँ थी। एक ऊंचे पत्थर पर सिगरेट पीता रंग बरंगी शर्ट में मलबूस लड़का सड़ता पैर वानिया को देखने लगा। वहाँ चंद और लड़के भी थे जो नशे से कम नहीं लग रहे थे। वानिया लरसती टांगों पर नाकाम काबू पाते बमुश्किल खड़ी इन सबको देख रही थी। सफ़ेद माल है दाऊ, बहुत वक्त हो गया है कुछ इंजॉय नहीं किया। उस कट वाले लड़के की बातों ने वानी की रीढ़ की हड्डी में गोया करंट छोड़ दिया था। खुश गला लिए वो इन अल्फाज के मायने समझने की कोशिश करने लगी। रंग बिरंगी शर्ट वाले लड़के ने मुस्कुरा कर सफ़ेद सफूफ वाला पैकेट जेब से उछाल कर उस कट वाले लड़के की तरफ उछाला। वहाँ खड़े 5 लड़के सीने पर हाथ बांधे कतार से खड़े मुस्कुरा कर वानिया को देख रहे थे। उसे अपना आप ज़िबा के लिए पेश किए जाने वाले जानवर से कम नहीं लग रहा था। वह मुश्किल हिम्मत जमा करती किताब को वहीं घास पर फेंकती। वानी ने भागने के लिए कदम बढ़ाए कि 2 आयनी हाथों ने उसे मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया था और उसे घुटनों के बल घसीटते हुए वापस अपने ग्रुप के पैरों में ला पटका। उसके घुटने छल चुके थे। प्लीज़ मुझे जाने दो, उसने हिचकी ली। उसके दोनों हाथ एक लड़के ने उसकी पुछ पर बांध रखे थे, जिन्हें वो कमज़ोर मुज़ाहमत छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो मुंह के बल जमीन पर लिटाई गई। उसकी सब आंखें लबालब पानी से भरने लगी। मुझे जाने दो प्लीज़। देखो अल्लाह देख रहा है, ऐसा मत समझना कि वो नहीं देख रहा। उसने हकलाते हुए जुमला अदा किया। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा गैंग रेप करेंगे? उस रंग बिरंगी शर्ट वाले ने घुटनों के बल बैठते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। वानी की हिचकियां यकदम रुक गई थीं। दिल की रफ्तार भी जैसे उसके अगले अल्फाज सुनने के लिए आहिस्ता हो गई थी। आसपास खड़े लड़के महजूज होते उसकी पुश्त को देख रहे थे। हम तुम्हें आज एक ऐसा नशा देंगे कि उसके बाद तुम खुद आओगी वो नशा लेने हमारे पास, उसने कमीनी मुस्कुराहट के साथ कहा और हाथ बढ़ाकर अपने साथी के हाथ से कागज़ का छोटा टुकड़ा
और स्ट्रॉ लिया। वानी ने मचलना शुरू किया और चेहरा घास पर रख दिया। घास का तेज बू उसके नथनों से टकराई कि उसी लड़के ने झटके से उसके सर बालों से पकड़ा और ऊंचा किया। वो करा कर चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़। अगले अल्फाज उसके लबों पर दम तोड़ गए जब उसका चेहरा झुककर स्ट्रॉ उसकी नाक के नथनों में डाला गया। वानी ने गैर इरादी तौर पर वो सांस खींची और जहर को अपने सांसों के अंदर फिर खून में फैलते महसूस किया। एक तमानियत और तकलीफ का मिला जुला एहसास उसने महसूस किया, जिससे कई दिन के खुले जख्म को मरहम मिला हो। उसे आसपास की हर चीज़ अब धुंधली महसूस हो रही थी, जैसे वो लेविटेट कर रही हो, हवा में उड़ रही हो। उसका सर घास पर ढलका हुआ था और हाथ आज़ाद थे, शायद वो जा रहे थे। उसका वजूद यकायक हल्का फुल्का हो चुका था। तुम शाय नहीं बल्कि एक मजबूत वानिया हो, तुम ताकत हो। शाहताज की आवाज़ कहीं से उभरी। वो नीम व आंखों से धुंधला आसमान देख रही थी, बेबस और लाचार ज़मीन पर पड़ी हुई थी। तुम कहर बन जाओ उनके लिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हों। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो सरगोशी की तरह उसके आसपास गूंजे। खून की एक पतली लकीर उसकी नाक से होंठ तक अपना रास्ता बनाती रही। सिंध असेंबली का मंजर एक ऐसा था जैसे किसी मछली बाजार का होता है। ऐसा लगता था जैसे किसी गली मोहल्ले में बदमाशों के बीच कफ उड़ाते लोग लड़ रहे हों। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेर का मंजर इतना घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ तहजीब को फ़रोग मिलना चाहिए। पढ़े लिखे अफराद ना सिर्फ इन मुकद्दस कुर्सियों पर बैठे बल्कि उनका लहजा इतवार भी महज़ब शख्स जैसा होना चाहिए। अगर इन कुर्सियों पर बैठकर अवाम के मसले हल करने हैं तो ज़ातियात को क्यों घसीटा जाता है। मुंतहा ने ग्रे कलर का हल्का स्वेटर पहन रखा था, साथ ब्लैक जीन्स और बालों को आगे से ब्रेडिंग करके कुछ लटें निकाल रखी थी। उसके बराबर निशित पर जर्रार ने ब्लू कलर का वेस्ट के साथ ब्लू पेंट्स पहन रखे थे, चमकीले बूट पहने, टांगों पर टांगे रखे, बाल साइड की तरफ जमाया और गाल तले उंगली रखे, हमेशा की तरह फ्रेश गौर से निचले फ्लोर पर बहस करते सियासतदानों को देख रहा था। मुंतहा गाहे बगाए एक बेजार नज़र जर्रार पर डालकर इतराफ में नजरें दौड़ाने लगी, जहां मुख्तलिफ चैनल्स के एंकर पर्सन खामोश बैठे सिंध असेंबली में होती बहस को सुन रहे थे। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस, सर पर कैप जमाए पतला सा नौजवान नशिस्तों के बीच बना फासला अबूर करता जर्रार के करीब रुका और झुककर उसे रुक्का थमा कर चलता बना। माथे पर बल डाल ले जर्रार ने कागज़ खोलकर पढ़ा। कागज़ तरोड़ मरोड़ कर पैंट्स की जेब में उड़सा और सांस खारिज करता स्पीकर असेंबली को देखने लगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ज़रा देर बाद मुंतहा के कान के करीब झुककर आहिस्ता से जर्रार ने कहा और पैंट्स की चिकने दुरुस्त करता उठ खड़ा हुआ। अपने पुश्त पर बहस की आवाज़ों को छोड़ता वो हॉल से निकल चुका था और फर्श पर काले बूट सकता वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ इमारत से बाहर निकल आया। चंद मिनट की मुसाफत के बाद एक छोटी सी इमारत में दाखिल होता वो सीढ़ियों पर चढ़ता ऊपर बने एक कमरे के दरवाजे पर रुका। दरवाजे को नॉक कर दरवाज़ा खुला तो सफ़ेद दीवारों वाला कमरा वाज़ा हुआ। अंदर सुरमई रंग के सोफों पर रहमान चांडियों, मुगीस बलोच और दो और रईस अफराद बराजमान थे। रहमान चांडियों के सोफे के करीब कोने में मेज़ पर लाल मशरूब रखा हुआ था। आओ आओ, चांडियों ने गिलास से लाल मशरूब का घूंट भरते हुए मुस्कुरा कर कहा। जर्रार दरवाज़ा बंद करता अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के करीब रखे सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। आप लेंगे? चांडियों ने गिलास ऊंचा करके उसे पेशकश की, जिसे जर्रार ने नो थैंक्स कहकर मना कर दिया। वो लाख बुरा सही पर ममनू मशरूब को उसने कभी नहीं छुआ था। सुना है आप अपने पुराने चैनल जाने का वापस सोच रहे हैं? जर्रार के ऐन सामने रखे सोफे पर घनी काली मूंछों वाले आदमी ने जर्रार को देखते हुए पूछा। घेर वाली शलवार पहने वो टांग घुटने पर रखे बैठा था। जर्रार ने चौंक कर उसको देखा। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि उस चैनल पर शेयर होल्डर हैं हम। जर्रार ने समझते हुए सर हिलाया, पर उसे ये मूंछों वाला शख्स एक आंख न भाया। उसके चेहरे पर सख्ती दर आई और जो फैसला वो कई हफ्तों से नहीं कर पा रहा था वो एक लम्हे में हो चुका था। नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मैं वहाँ के स्टाफ और माहौल से मुतमईन हूँ। मुझे ज़्यादा सैलरी की पेशकश करने की ज़रूरत नहीं है। वो मूंछों वाला कुछ कहना चाहता था कि जर्रार ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी के पैसे रख कर आप जैसे वडेरों, सियासतदानों, ज़मींदारों, बिजनेसमैन और IPP से इंटरव्यू ले लेता हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं चाहूँ तो अपना चैनल खोल सकूँ। मुझे किसी के चैनल के लिए सर तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी चलाने वाला एक आज़ाद इंसान हूँ। अगर मुझे कन्विंस होना होता तो मुझे किसी दलाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे अगर कोई किसी बात के लिए राज़ी कर सकता है तो वो जर्रार जुल्फ़िकार खुद है।
उसकी मुस्कुराती नज़रों में नजरें गाड़े जर्रार ने ठंडे लहजे में अपनी बात कही। माहौल में यकदम सुकूत छा गया, जैसे किसी ने मंतर फूंक दिया हो। रहमान चांडियो जर्रार को देखते हुए एक घुटने पर ग्लास पकड़ा हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। सताइश तो उनकी बहनोई मुगीस बलोच की आंखों में भी थी। मूंछों वाला आदमी पहलू बदल कर रह गया। जर्रार, ये मेरे बहनोई है मुगीस बलोच। चांडियो ने जर्रार का ध्यान अपने बहनोई की तरफ दिलाया तो जर्रार ने सर को खम देने के अंदाज में सर हिलाया। अच्छा लगा निडर इंसान से मिलकर। मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं, मैं गैर सियासी इंसान हूँ। मुगीस ने जैसे अपना तारुफ करवाना चाहा। क्या वाकई? जर्रार ने आईब्रो उचकाकर हैरत का इजहार किया। बिल्कुल, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आते ये सियासत के राज और तरीके। हैरानी की बात है, मैं आपको जज नहीं कर रहा, पर बहुत मुश्किल है आपका ताल्लुक सियासी खानदान से हो और आप अपना असर रसूख ना इस्तेमाल करें। चले, आप कहते तो मैं यकीन कर लेता हूँ। जर्रार ने शाने उचकाकर दाएं हाथ में पहनी स्मार्ट वॉच में टाइम देखा। मुझे क्यों बुलाया था यहाँ? हमारे बीच में फीवर चलते रहते हैं, हर वक्त तो किसी काम के लिए नहीं बुलाएंगे ना। चांडियों ने मुस्कुराकर नाक से मक्खी उड़ाई। कमरे में बैठे बाकी दोनों नफूस खामोशी से जर्रार को और कभी चांडियों को देखते थे। मैं मान ही नहीं सकता, मगर खैर एक बार फिर मान लेता हूँ। एक बात बताइए जर्रार साहब। मुगीस ने गाल तले उंगली रखते हुए अब दिलचस्पी जर्रार को देखा, जो तीखे मिजाज का ठंडा गर्म आदमी था। अगर आपके कुछ राज किसी के पास हों, ऐसे राज जो आपको दागदार कर दें, आप उससे बात करने जाएं, क्योंकि इंसानियत के नाते आप बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं ताकि दोनों तरफ नुकसान ना उठाया जाए, मगर वो दूसरा आदमी मिस्र हो, वो आपके राज आश्कार करके रहेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? मैं कभी किसी ऐसे शख्स से अपने राज शेयर ही नहीं करूंगा जिसके राज मेरे पास ना हो। चांडियों ने जैसे फख्र से अपने बहनोई और बाकी दोनों अफराद को देखा, जैसे कह रहा हो, मैं ना कहता था कि ये एक अमेजिंग आदमी है। नहीं, ये कोई मामूली राज नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे राज हैं जो मुल्की सतह पर यानी कि पब्लिक के सामने आप नहीं चाहते कि आए। जर्रार ने समझते उसकी बात उचकी। मुगीस ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। आप उसको डराएं माल और जान के खौफ से। अगर वो मिडिल क्लास का शरीफ आदमी है तो इज्जत के दागदार होने से डरेगा, यकीनन वो पीछे हट जाएगा। और अगर आपके लेवल का है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो कोई आपसे अपने राज ख़त्म करने का कह रहा होता तो आप क्या करते हैं? मुगीस महजूज सा उसे देख रहा था कि दरवाज़ा खुला और कमरे में मौजूद 5 नफूस ने चेहरा उठाकर दरवाजे में खड़ी लॉन्ग बॉब वाली नाक में सोने की नथ पहन लड़की को देखा। जर्रार के आईब्रो गुस्से से तन गए, हाथ में मुट्ठियां भींची, वो उठ खड़ा हुआ। इतने मर्दों में आने की क्या जरूरत थी? मुंतहा मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी उन मर्दों को देख रही थी। आप यहाँ क्यों आई थी? जर्रार उठ खड़ा हुआ था, चेहरे पर सख्ती थी। वो दबी दबी आवाज़ में उससे पूछ रहा था, आपने? अरे जर्रार, आने दो। कैसी हैं आप? चांडियों की आंखों की चमक बढ़ गई थी और वो उठ खड़ा हुआ। उसने ही अपने गार्ड से कुछ देर बाद मुंतहा को बुलवाने का कहा था। उसे इत्तला मिल गई थी कि जर्रार के साथ छोटे बालों वाली हसीन लड़की भी इजलास में आई है। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, दायां हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाए, चांडी उसके सामने खड़ा था। मुझे आपने बुलवाया है? चांडियों के बड़े हाथ को नज़रअंदाज करके मुंतहा ने जर्रार की तरफ रुख करके बातमाद अंदाज में कहा। मुगीस बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था, जबकि चांडियों समेत बाकी दो अफराद ललचाई नजरों से बेखौफ लड़की को घूर रहे थे। जर्रार को अकेली लड़की के इतने मर्दों में खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था। चांडियों को ललचाती नजरों से वो पहले ही भांप चुका था। चांडियों हाथ पहलों में गिराए खड़े खड़े मशरूब के घूंट भरते मुस्कुराहट सजाए मुंतहा को देखे जा रहा था। जर्रार ने कुछ कहना चाहा, फिर इरादा तुर्क कर दिया। अच्छा, चलो चलते हैं। अभी कहाँ? हमें मुंतहा बीबी के साथ पहली मुलाकात याद है, लेकिन वो मुख्तसर थी। क्यों ना दूसरी मुलाकात को ज़रा तोल दिया जाए। ग्लास के लबों पर उंगलियां फेरते नजरें मुंतहा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। मुंतहा चेहरे पर नागवारी लिए कमरे में नज़र दौड़ाने लगी कि उसकी नज़र कोने में रखे सुर्ख मशरूब पर पड़ी और नज़रें फिसलती हुई चांडियों के हाथ में ज़रा सी मुकद्दर में रह जाने वाले माया तक गई। शुक्रिया आपका, हमें रात के शो की तैयारी करनी है, इजाज़त दीजिए। जर्रार फौरन से कहकर मुंतहा के करीब आया। 1 मिनट, आप लोग शराब पी रहे हैं? मुंतहा माथे पर तेजी चढ़ाकर उसने चांडियों को देखा, जबकि जर्रार ने ठिठक कर उसे देखा। दिल चाहा एक थप्पड़ जड़ दे। क्या उसे इन मर्दों के जिस्म को छलनी करने वाली निगाहें नजर नहीं आ रही? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चांडियों कुछ कहने लगा कि मुंतहा चिल्लाकर बोली, मुंतहा! जर्रार ने उसे बाजू से पकड़कर झिड़का। मैं सच बात कहने से नहीं घबराती। जब शराब सरों को चढ़ जाती होगी तो आवाम के मसले कैसे सुलझाते होंगे आप?
ज़रा कोई केस निकल आया तो या बाहर फरार हो जाते हैं या जाली रिपोर्ट्स बनाकर बीमार पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती लोग अपने दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मुंतहा चलो। जर्रार ने बाजू से उसे घसीटा जबकि चांडियो नरमी से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जर्रार दरवाज़ा खोल चुका था कि मुंतहा ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और चांडियो के एन सामने सर ऊंचा करके खड़ी हो गई। सिर्फ एक दफ़ा बच्चों के लिए लिखने पढ़ने के वसाइल पैदा करें तो मैं देखती हूँ कैसे आप लोग इतनी ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं। जर्रार लब बेंचे आगे बढ़ा और मुंतहा को घसीटकर कमरे से बाहर निकाला। मुंतहा फूले सांसों के साथ अपना हाथ छुड़ाती सीढ़ियाँ उतरने लगी, मगर जर्रार की गिरफ्त सख्त थी। ये छोटी सी इमारत धूप में खुद को सेंक रही थी जब दोनों नफूस बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जर्रार ड्राइविंग सीट पर बैठा और मुंतहा के बैठते ही फट पड़ा। क्या समझती हैं आप खुद को? जर्रार का रुख मुंतहा की तरफ था जो हैरत से मुंह खोले जर्रार को धारता हुआ सुन रही थी। आप अंदर क्यों आए और जब देखा कि इतने मर्द बैठे हैं तो क्यों अंदर आए? आपको लगता है आपकी तकरीर से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये बेहिस लोग हैं जो जानते बूझते हुए गुनाह में फंसते हैं। आपकी उस तकरीर से उसकी आंखें खुल गई क्या? अब वो मस्जिद में जाकर तौबा करेगा, गुनाहों का एतराफ़ करेगा और लूटा हुआ पैसा वापस कर देगा। उसका चेहरा गुस्से की इंतहा की वजह से सुर्ख पड़ रहा था और वजीह पेशानी पर बल था। आप चाहते हैं कि मैं भी बेहिस हो जाऊं? नहीं, अनिल मुनकर का पैगाम देना छोड़ दें, मुंतहा ने दुख से उसे देखते हुए कहा। आजकल के ज़माने में कोई किसी के कहने से नहीं रुकता। आजकल के ज़माने के गुनाह मुख्तलिफ हैं और उनकी जस्टिफिकेशन भी मौजूद है। आजकल के ज़माने में कोई नहीं अनिल मुनकर के पैगाम सुनने पर रुक जाता है। अगर ऐसा होता तो मोहतरमा, तो अजान सुनते ही लोग सर मुंह लपेट कर बहरे ना बन जाते, बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नमाजी होती। जो चोरी की वारदात के दरमियान होता है वो कलमा पढ़ते हुए इरादा तर्क करके चले जाते। जो ज़िना करना चाहता है वो अजान की एक आवाज़ पर शैतान पर लात मारता। गुनाह हर ज़माने में एक जैसे थे और उनकी सज़ा भी कभी नहीं बदली। हाँ, अब ज़माना मुश्किल हो चुका है, पर कोई भी गुनाह नया नहीं है। ना गुनाह की जस्टिफिकेशन आज से 14 साल पहले मौजूद थी और ना आज है। मुंतहा ने जर्रार की आंखों में देखते हुए चबा कर कहा। जर्रार सर झटककर फ्रंट शीशे के पावर चेयर पार देखने लगा, जबकि मुंतहा माथे को 2 उंगलियों से मसलते खुद को नॉर्मल करने लगी। शॉर्ट की आसीनें मोड़कर जर्रार ने इंजन में रूह फूंकती गाड़ी स्टार्ट की और असेंबली के अहाते से निकलकर गाड़ी सड़क पर डाल दी। आपको अंदर नहीं आना चाहिए था, जर्रार ने चंद लम्हे बाद सामने देखते हुए नरमी से कहा। गाड़ी में अब पहले जैसा तनाव नहीं था। आपने बुलवाया था। मुंतहा ने खिड़की के बाहर दौड़ती गाड़ी पर नज़र दौड़ाते आराम से जवाब दिया। दोनों अपनी भड़ास निकाल चुके थे और हमेशा ही एक दूसरे पर भड़ास निकालने के बाद ऐसे बन जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मैंने आपको टेक्स्ट किया था? आपने किसी मुलाजिम के हाथ मैसेज भिजवाया था? जर्रार के दिमाग में फ़ौरन जमा तफरीक की। वही मुलाजिम जो उसे बुलाने आया था वही मुंतहा के पीछे खड़ा था। जब मुंतहा ने दरवाज़ा खोला, क्या चांडियो मुंतहा के आने के बारे में जानता था? उसने लब भेजते मोड़ काटा। मैं जब भी बुलाऊंगा मैसेज करूंगा आपको या कॉल। मुझे फारिस के घर छोड़ दें, मुझे एड्रेस नहीं याद, मैं उससे पूछती हूँ। मुंतहा ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। जीन्स की जेब से फ़ोन निकालकर उसने फारिस को टेक्स्ट किया और चंद पल बाद जवाबी टेक्स्ट मौसूल हो चुका था, जिसे अब वो ऊंचा पढ़ रही थी। 3 तलवार की शाहिरा काटनी है, दाएं तरफ मुड़ना है, सीधा चलते जाना है, कोई 5 मिनट। हेलो फारिस। मुंतहा के बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए और चेहरा उठाकर जर्रार को देखा। अपनी करंट लोकेशन भेजो, हरी अप। कान में लगा आला दबाकर वो ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा था। मोबाइल के बिप बजने पर जर्रार ने डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल उठाया और लोकेशन गूगल मैप पर डाल दी। मुंतहा बेतासुर चेहरे से उसे घूर रही थी। टर्न टूवर्ड्स राइट। गूगल की तरफ से हिदायत जारी होना शुरू हुई। टेक्नोलॉजी भी क्या चीज़ है। किसी ज़माने में लोग पूछ कर घरों तक पहुंचा करते थे, अब गूगल मैप तो पता पढ़ कर ख्वार होने की क्या ज़रूरत है। महजूज सा मुस्कुराते हुए वो ऐसा बन रहा था जैसे अपने साथ बोल रहा हो। मुंतहा बड़बड़ाते हुए शीशे के पार देखने लगी। साफ सुथरी सड़क के कॉर्नर वाले 2 मंजिला घर के सामने जर्रार ने गाड़ी रोकी, जहां पुश्त पर हाथ बांधे गेट के सामने ही फारिस खड़ा था। ब्लैक टी शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने, माथे पर बिखरे बाल और गोल नज़र का चश्मा पहने वो जैसे उसका मुंतज़िर था। मुंतहा को फ्रंट सीट पर बैठे देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। बहुत कुछ याद भी आया था, जिसे झटक कर वो फ़ौरन से आगे बढ़ा। मुंतहा गाड़ी से उतरकर घर के गेट की तरफ बढ़ी, जबकि फारिस अब गाड़ी की खिड़की पर झुका हुआ था। प्लीज़ सर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरे घर तक आएंगे और अंदर नहीं आएंगे। फारिस, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं तो बिन बुलाया मेहमान लगूंगा।
फिर कभी सही। स्टीयरिंग पर हाथ रखे वो माजरत कर रहा था। मैं ऐसे आपको जाने नहीं दे सकता। अम्मी जान बहुत खफा होंगी अगर उन्हें पता लगा कि गेट तक आया मेहमान कुछ भी खाए बगैर चला गया। प्लीज़ सर, आई इंसिस्ट। जर्रार ने हार मानते हुए इंजन बंद किया और गाड़ी से उतरा। घर के अंदर छोटा सा सहन था जिसकी एक तरफ पिंजरे में सफ़ेद तोते अंदर आने वाले नए मेहमान को देख रहे थे। अंदरूनी दरवाजे को अबूर करके सामने ही छोटा मगर नफासा से रखा गया लाउंज था। यास्मीन और मुंतहा की बातों की आवाज़ें आ रही थी। जर्रार ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो खामोशी छा गई। मुंतहा और यास्मीन के दाएं तरफ रखे सोफे पर गंदमी रंग की नौजवान दुबली सी लड़की, जिसने लंबे बाल ढीली चोटी में गूंद रखे थे, आंखों पर फारिस के जैसे नज़र का चश्मा टिका रखा था, आंखें फैलाकर हक्का बक्का रह गई। ये जर्रार जुल्फ़िकार है। उसने उंगली से जर्रार की तरफ इशारा किया। जर्रार को लोगों की हैरानी की आदत हो चुकी थी, पर न जाने कि उस लड़की का हैरान होना उसे मज़ा दे रहा था। वो एहतसाब शो वाले, वो एक दफ़ा आपने 2 अदाकारों के बीच में लड़ाई भी करवाई थी। उसके बाद आप पर मीम्स बनी थी कि पाकिस्तान के फापे कुटनी एंकर। मुंतहा और यास्मीन मुस्कुराहट दबाए जर्रार के तासुरात देखने लगी, जो जेबों में हाथ डाले एक तरफ को उठी मुस्कुराहट और उठे एब्रो से इस ड्रामा लड़की को देख रहा था, जबकि फारिस आंखें निकालकर उसे खामोश रहने को कह रहा था। 1 मिनट, मैं गिरती हूँ और यास्मीन आपने मुझे पकड़ना है। ये फैन मोमेंट है। सेलिब्रिटीज को देखकर फैंस बेहोश हो ही जाते हैं। कमीज दुरुस्त करती वो लड़की उठी। यास्मीन भी उठने लगी थी कि मुंतहा ने उसे हाथ से पकड़कर बिठाया और ये वो मंजर वो लड़की ना देख सकी। चकराकर वो पीछे को हुई कि शायद अब उसे कोई थाम लेगा, मगर वो सीधा कमर के बल गिर कर कराई फर्श पर पीछे कालीन से उसकी बचत हो गई थी। उसने कराकर नाराज नजरों से कालीन पर पड़े यास्मीन को देखा, जो मुंतहा के साथ हंसने में मसरूफ थी। फारिस सर झटककर शर्मिंदगी से आगे बढ़ा और बहन की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छी अदाकारी करती है तुम्हारी बहन, क्या नाम है इसका? जर्रार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और 1 सीटर सोफे पर बैठ गया। खतीजा अली। खतीजा ने उठते हुए फौरन अपना तारुफ करवाया। वो कुछ और भी कहना चाहती थी कि फारिस ने अपना हाथ में पकड़ा, उसका हाथ जोर से दबाया। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोले फरबा मायल सर पर नमाज की तरह दुपट्टा ओढ़े खातून निकली। उन्हें आता देखकर जर्रार खड़ा हो गया और उन पर नजरें पड़ते ही वो खातून ठहर गई। लो जी, कहीं भी ये फैन मोमेंट का शिकार ना हो। यास्मीन ने मुंतहा के कान में सरगोशी की और उठ खड़ी हुई। जर्रार जुल्फ़िकार? अरे बताया क्यों नहीं? फारिस के जर्रार बेटा भी आ रहा है। खुशी का इजहार करते हुए वो आगे बढ़ी और जर्रार के सर पर हाथ फेरा। मुझे सियासत में कोई शौक नहीं है, पर आपका शो मैं देखती हूँ सिर्फ इसलिए कि आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। मैं इसे बहुत कहती हूँ कि जर्रार से ही कुछ सीख लो, पर मेरा बेटा बहुत सादा है। वो सादगी से उसे शो देखे जाने की वजूहात बता रही थी। अब तुम भी इनकी तरह कोट शोट पहनना शुरू करो, कुछ इसे सिखा दो बेटा। जर्रार ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जबकि फारिस ने जलकर जी अच्छा कहा। चकोर छोटा सा डाइनिंग टेबल इश्तिहा अंगेज देसी खानों से भरा हुआ था। मुंतहा और यास्मीन रुकबत से बिरयानी से इंसाफ कर रही थी, जबकि जर्रार ने प्लेट में थोड़े से चावल ले रखे थे। खतीजा मुसलसल कोई ना कोई बात छेड़े हुए थी और हलीमा बेगम उकताकर उसे घूरती थी, पर वो कमाल से नज़रअंदाज किए बोले जा रही थी। अच्छा, तो आप हैकिंग भी जानती हैं? जर्रार को खतीजा की कंपनी में मज़ा आ रहा था। टिश्यू से मुंह थपथपाकर वो अब खीरा चबाने लगा। बिल्कुल, मैंने अपने दोस्त के अबू को मेल सेंड किया था, बेचारे फंस गए। उन्होंने खोला अपने फ़ोन पर और बस फिर क्या था, मेरे लैपटॉप पर उनकी सारी सरगर्मी आया हो गई। पता है, वो दूसरी शादी की तैयारियों में थे। मैंने भी अपनी दोस्त को बरवक्त इत्तला देकर उनकी सौतेली माँ से बचाया। आज तक मेरा एहसान नहीं भूली वो। उसने जैसे फ़ख्र से कंधे झटके थे। फारिस थोड़ी देर बाद बहन की पिंडली को अपने जोगर से ठोकर मारता, मगर वो ढीठ बनी रही। फारिस को यही परेशानी थी कि पता नहीं जर्रार सुन कैसे रहा है उसकी बकबक। तुमसे तो सब डरते होंगे, फिर कॉलेज में कोई भी तुम्हें अपना नंबर या ईमेल नहीं देता होगा ना? यास्मीन ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखते हुए कबाब में कांटा फंसाया। मैं अब हर वक्त तो हर किसी को हैक नहीं करती रहती ना। हाँ, अब मैं चार्ज करती हूँ। बस कर दो बेटे। अम्मी जान ने खतीजा के हाथ पर हाथ रखकर दबाव बढ़ाया। उसका सारा जोश जहाँ की तरह बैठ कर अगले चंद मिनट खाना खामोशी में खाया गया। जर्रार मुस्कुराते हुए फारिस की फैमिली को देख रहा था, जो मुकम्मल और पुरसुकून लग रही थी। वो फैमिली जिसकी जर्रार को हमेशा ख्वाहिश थी। मगरिब का मलग जैसा अंधेरा हर सू छाने लगा। चरिंद परिंद अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। हल्की हल्की खनकी सारे में फैलने लगी। ऐसे में उस छोटे बागीचे वाले घर, जहाँ मुर्गियाँ अपने चूजों के साथ पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी,
तनाव और खौफ किसी कैफियत थी। मुकद्दस बाजी लाउंज के सोफे पर बैठी लब काटती बार बार वानिया का नंबर मिलाया जा रही थी और अब्बा मियाँ दाएं से बाएं टहल रहे थे। उनके चेहरे बेतासुर था पर दिल में बहुत से वहमे थे। 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, डिपार्टमेंट में भी गया हूँ, कहाँ हो सकती है वानिया। अब्बा मियाँ किसी भी बुरे ख्याल को जहन से बार बार झिटक रहे थे। उन्होंने अपनी बेटियों को एतमाद दिया था, यकीनन उनकी बेटी उन्हें कभी धोखा नहीं देगी। अभी अभी तो उन्होंने एक बेटी को खोने का सदमा झेला था, वो दूसरी को कैसे खो सकते हैं। वानिया कहाँ है? फातिमा की आवाज़ पर दोनों नफूस ने चौंक कर फातिमा को देखा था। दुपट्टे को सर पर ठीक करते हुए सवाल तलब नजरों दोनों पर गाड़ती मुकद्दस के करीब सोफे पर बैठी। वो दोस्त के घर है, मुकद्दस बाजी ने बदवक्त कहा। अब्बा मियाँ ने गहरा सांस लिया और सोफे पर बैठ गए। वो मुट्ठी बार बार इस शराब में बंद करके खोलते थे। झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप दोनों? फातिमा ने बारी बारी दोनों का चेहरा देखा। देखो, मैं दिल की मरीज़ा हूँ, मैं बच्चों को खोने के गम बार बार नहीं सह सकती। ना तुम्हारी शक्ल मुतमईन है और ना ही आलम साहब पुरसुकून है। फातिमा ने बेटी का हाथ थामा तो मुकद्दस ने थूक निकला। अब्बा ने पहलू बदला। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, उसके मिर्च चल रहे हैं ना, तो दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही है। मुकद्दस का दिल खौफ से धड़क रहा था। खिड़की से मगरिब का अंधेरा झलक रहा था। फातिमा के चेहरे पर कोई इत्मीनान नहीं था। वजीहा की मौत ने उनको कमज़ोर और खौफज़दा कर दिया था। दफातर मुकद्दस की गोद में पड़ा फ़ोन बजने लगा तो अब्बा मियाँ सोफे पर आगे को झुके और मुकद्दस बाजी ने माँ का हाथ छोड़ते ही फ़ोन रिसीव किया। हेलो, हाँ आते हैं। अच्छा, हम आते हैं। उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद करके मुकद्दस ने अब्बा को आंख से इशारा किया। अम्मी, हम वानिया को दोस्त के घर से लेकर आते हैं। माँ को तसल्ली देकर मुकद्दस बाहर पोर्च की जानिब बढ़ी। क्या कह रही थी वानिया? क्यों देर लगाई? इंजन में ज़िंदगी दौड़ाते अब्बा ने मुकद्दस की तरफ देखा। वो ठीक नहीं है अब्बा, यूनिवर्सिटी चलें बस। मुकद्दस गोद में रखी मुट्ठी को ज़ोर से बंद किए जैसे ढेरों गुस्सा जब्त कर रही थी। वानिया के लहजे की लड़खड़ाहट उनके वहमों के दुरुस्त साबित कर रही थी। वो यकीनन कुछ छुपा रही थी। ईशा की अजान हुए वक्त बीत चुका था। मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों से भर रही थी। ऐसे में शलवार कमीज पहने, सर पर जाली वाली टोपी पहने, मूंछ से ऊपर गाल पर बड़ा सा मस्सा था। एक फरेबकार अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद के इमाम को ढूंढते हुए वो हुजरे तक जा पहुंचा और इजाज़त मिलते ही चेहरे पर यासियत तारी करते हुए अंदर दाखिल हुआ। इमाम साहब कालीन पर बैठे, तकिए से टेक लगाए, कुरान पाक को चूम कर रहल में रख कर आने वाले की तरफ मुतवज्जा हुए। आने वाला रोजानो बैठ गया और कुरान पाक को देखकर थूक निगला। फिर दिल कड़ा कर बूढ़े इमाम साहब को देखा। दिल पर बोझ है कहीं दिनों से, आपसे बेहतर शख्स नहीं मिला दिल हल्का करने को। कह दो बेटा, इमाम साहब ने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। बस कैसे कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रहे। उसने माथा खुजाया, फिर खंकारा। अब्दुल आला साहब अहमदी हैं। इमाम साहब पहुँच कर रह गए। वो तो मगरिब और ईशा की नमाज के लिए आते हैं मस्जिद। नहीं बच्चे, आपको गलत फहमी हुई होगी। आप ये जो नैब वाले अब्दुल आला हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। उस शख्स का दिल ज़ोर से धड़का। पर असाइनमेंट तो पूरी करनी थी। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मेरी बेटी उनकी बड़ी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ी है, जिसकी अब शादी हो गई। उन्होंने खौफ से अपनी शनाख्त छुपाई और उसी के लिए ढोंग के लिए मस्जिद आते हैं। उसकी बेटी ने मेरी बेटी को अपने दीन की तरफ आने की दावत दी थी और बहुत गलत बातें की थी। उसने कानों को छुआ, ऐसी बातें कहीं कि मेरे तो मुंह पर नहीं आती। क्या हम खामोश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम दीन की सरबुलंदी के लिए ऐसी तमाम ताकतों को ख़त्म करेंगे जो हमारे दीन पर हमला करें। इमाम साहब को जैसे तैश आया था। पर तुम अब तक खामोश क्यों रहे? मस्से वाले इंसान ने थूक निकला। मुझे लगा वो अक़लियत हैं और उन्हें भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, पर अब उनकी छोटी बेटी भी चोरी छुपे वही काम कर रही है जो उसकी बड़ी बहन करती थी। कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बच्चियों का जहन कच्चा होता है, उनकी जहन साजी करना आसान होता है। यही बच्चियां कल को माँ बनती हैं तो अपनी अगली नस्ल को क्या सिखाएंगी? इमाम साहब ने दहलकर कानों को छुआ। मेरा नाम ना आना पाए। वो एक बड़े ओहदे पर हैं। हकीर इंसान बड़े लोगों की लड़ाई नहीं मोल ले सकता। आपका नाम नहीं आएगा। कैसे बड़े लोग? अल्लाह की ज़ात के आगे कोई बड़ा नहीं है। वो शुक्रिया कहता हुजरे से बाहर निकल आया। एक तरहम भरी नज़र मस्जिद पर दाखिल होते अब्दुल आला पर डाली और सर झटक कर अपने बड़ों तक कारकर्दगी की रिपोर्ट पहुंचाने वो मस्जिद से दूर होता चला गया।